नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि कोयले की कीमतों को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने कहा कि कोयले की गलत कीमतें दिखाकर और बिल में फर्जीवाड़ा करके बिजनेसमैन गौतम अडानी ने बिजली के दाम को बढ़ा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आपकी जेब से 12,000 करोड़ रुपए तो सीधे अडानी ने ले लिए हैं। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही राहुल गांधी से सवाल किया गया कि वे शरद पवार से ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के विरोध के बाद भी उन्होंने अडानी से मुलाकात की थी। इस सवाल पर राहुल ने कहा कि उन्होंने अब तक शरद पवार से कोई सवाल नहीं किया है। इसके पीछे की वजह यह है कि शरद पवार प्रधानमंत्री नहीं है। जी हां, बता दें कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अडानी की कंपनी ने कम कीमत में कोयले की खरीद की और उसका दाम ज्यादा बताया है। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी की गई पहली सूची में घोषित कई प्रत्याशियों का विरोध बढ़ता जा रहा। जी हां, टिकट से वंचित रहे दावेदार अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगे हैं। पूर्व में कई सीटों पर बगावत का ऐलान किया जा चुका है। अब फतेहपुर में भी टिकट के दावेदार रहे बीजेपी नेता मधुसूदन भिंडा ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। वहीं टिकटों को लेकर पार्टी में मचे घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि एक बार छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटता है। जी हां, वहीं भिंडा ने ऐलान किया कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं बदला तो वो चुनाव लड़ेंगे। मधुसूदन भिंडा की कार्यकर्ताओं के सामने इसकी घोषणा की है। मधुसूदन के चुनाव लड़ने की घोषणा से यहां पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। मधुसूदन भिंडा यहां पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वे 2013 में पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं। वे नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं। जी हां, भिंडा के पिता बनवारी लाल भिंडा पूर्व में फतेहपुर से विधायक हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के बापू सभागार में चौथे कृषि मैप का शुभारंभ किए हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किए और उन्होंने कहा कि वे अपने राष्ट्रपति पद से हटने के बाद अपने गांव जाकर खेती करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति से हर 4 महीने में बिहार आने का आग्रह किए हैं और इस पर राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार भी मेरा राज है और वो किसान की बेटी है। जी हां, वहीं राज्यपाल ने सुझाव दिया कि योजनाएं कागजों पर नहीं रहनी चाहिए और इसे किसानों तक पहुंचाने के लिए कई उपायों की आवश्यकता है। वे इसे किसानों की बेहतर आय और फसल योजनाओं के माध्यम से हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि उनका लक्ष्य कि 2025 तक हर खेत में पानी पहुंचाने का टारगेट हो। वे ये मानते कि बिहार के अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि है और चौथे कृषि मैप के माध्यम से बिहार की खुशहाली में सुधार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार में 3 दिनों के दौरे पर आए हैं, जिनमें उन्होंने कृषि क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा की है। उन्होंने इस मौके पर बिहार के कृषि मंत्री, किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से मिलकर उनकी जरूरतों और मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जी हां, वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार की बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए उनकी सरकार कई उपायों पर काम कर रही है और वे किसानों की बेहतर खुशहाली की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,275 रुपये क्विंटल कर दिए हैं। रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। जी हां, 18 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। जी हां, न्यूनतम समर्थन मूल्य वो गारंटेड मूल्य जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो। इसके पीछे तर्क ये है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। आपको बता
बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनने के बाद विपक्षी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे का खेमा लगातार सरकार का समर्थन करने वाले शिवसेना विधायकों की योग्यता खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस बीच एनसीपी की विधायक रोहित पवार ने सरकार में शामिल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किए हैं कि पार्टी खुद नहीं चाहती कि शिंदे गुट के 16 विधायक योग्य साबित हो। जी हां, इस मुद्दे पर बात करते हुए एनसीपी विधायक रोहित पवार ने कहा कि इस मामले पर बीजेपी खुद नहीं चाहती कि शिवसेना के 16 विधायक पात्र साबित हो। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर इस पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बीजेपी की हालत अभी खराब है, इसलिए इस निर्णय को टाला जा रहा है। हमें लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले आखिर फैसला इस पर अदालत ही लेगी। आपको बता दें कि दिवाली से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 11.7 लाख से ज्यादा भारतीय रेल के नॉन गैजेट कर्मचारियों को भी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नॉन गैजेट रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों को प्रोडक्टिविटी बोनस देने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से 11,07,000 रेल कर्मचारियों को फायदा होगा और इस पर 1,969 करोड़ रुपए का भार सरकारी खजाने पर आएगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए 78 दिनों के बराबर बोनस देने को मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रशासन मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का भुगतान नॉन गैजेट रेलवे कर्मचारियों को देने का सरकार ने फैसला लिए हैं। आपको बता दें कि अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई है। जी हां, अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में आजम फैमिली को रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दिए हैं। अभी तक ये तीनों इस मामले में जमानत पर थे। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली दमघोंटू हवा के मामले में सुर्खियों में रहती, लेकिन मंगलवार को मुंबई ने प्रदूषण के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां, मुंबई का वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार को 113 था, वहीं दिल्ली का AQI 88 था। जी हां, बता दें कि दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है और आमतौर पर नवंबर के बाद पूरे भारत में हर साल प्रदूषण के दिन बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को दिवाली से पहले एक तोहफा दिया। जी हां, मौजूदा फेस्टिवल सीजन के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए मौजूदा 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। कर्मचारियों को ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से जोड़कर दिया जाएगा। जी हां, देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को इस फैसले के बाद फायदा होने वाला है। महंगाई भत्ते को सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले जीवन यापन की लागत समायोजना भत्ते के रूप में परिभाषित किया जाता है। खबर के मुताबिक औद्योगिक श्रमिकों के लिए लेटेस्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही की जाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक तय फार्मूला है। आपको बता दें कि भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को रेप मामले में एक विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। जी हां, रेप और आपराधिक धमकी का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा शाहनवाज हुसैन के खिलाफ जारी समन पर विशेष अदालत ने रोक लगा दी है। जी हां, विशेष न्यायाधीश MK नागपाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया है, जिसमें उनसे 20 अक्टूबर को पेश होने को कहा गया था। आपको बता दें कि सरकार ने चीनी निर्यात पर अंकुश इस साल 31 अक्टूबर से आगे बढ़ा दिए हैं। इस कदम का मकसद
त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू बाजार में चीनी की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इससे पहले चीनी निर्यात पर अंकुश इस साल 31 अक्टूबर तक के लिए थे। सरकार ने बुधवार को एक बार फिर चीनी निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक 31 अक्टूबर से आगे बढ़ा दिए हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।